जय हिंद मित्रों। चक्रव्यूह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। आपका सुझाव कमेंट भी आता रहेगा तो हम लोगों को आगे और इसको और अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। हमारी टीम को भी सपोर्ट करते रहें आप। आज मैं बात करूंगा, मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे भारत चीन युद्ध 1962 पर, और कुछ डिप्लॉयमेंट पर एक मेरा वीडियो गया था कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किस तरीके से खास तौर से वेस्टर्न सेक्टर में हुआ था, थोड़ा सा ईस्टर्न सेक्टर में भी मैंने उसमें बताया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा, पार्ट 2, इंडो चाइना वार 1962 पार्ट 2, वेस्टर्न फ्रंट स्पेशली उस पर मैं डिस्कस करूंगा आज। पहले मैंने ये बताया था कि हमले में दोनों पक्षों को जो पहला हमला हुआ था उसमें काफी नुकसान हुआ था और कुछ समय के लिए युद्ध रोक दिया गया था। 29 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक पश्चिमी क्षेत्र पर भी और पूर्वी क्षेत्र में भी थोड़ी शांति बनी रही। इन बिटवीन चाइना अपनी तैयारी करता रहा और भारत की ओर से भी इस समय का उपयोग अपनी तैयारी के लिए किया गया। ले सेक्टर में डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया गया। चुशूल में खासतौर से जो हमारी डिफेंसिव पोजीशन थी उसको मजबूत करने की कोशिश की गई और भारत ने मजबूत डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश की थी जो कुछ उस समय उपलब्ध था। हिमालयन डिवीजन की स्थापना 26 अक्टूबर को लेह में की गई थी उसी समय, और इसकी कमान मेजर जनरल बुद्ध सिंह के हाथों में सौंपी गई थी। 124 इन्फेंट्री ब्रिगेड 27 को चुशूल भेजी गई थी और चुशूल में ये इसका जो कमांड था ये फोवरोंग को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। ये हमारे डोगरा रेजिमेंट्स थे। ब्रिगेडियर आर.एस. ग्रेवाल के नेतृत्व में 70 ब्रिगेड 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो उस समय आजकल उसको जो है कुमाऊं रेजिमेंट में काफी डिवाइड किया गया है, उनके हाथ में दी गई थी। और 25 अक्टूबर को सिंधु घाटी में भी इस ब्रिगेड को अपना मोर्चा संभालने के आदेश दे दिए गए थे। 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो पूरी तरह से ले लद्दाख को डिफेंड करने के लिए शामिल किया गया था, और इसके साथ साथ और बहुत सारे डिप्लॉयमेंट किए गए। इस ऑपरेशन की इस चरण में खासतौर से चुशूल सब एरिया में 124 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जो कार्रवाई थी वो थोड़ी चिंताजनक मानी जा रही थी, क्योंकि लगभग 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की एक लंबी माउंटेन बाउंड्री थी जिस पर इसको नजर रखनी थी। वन जाट रेजिमेंट जो चुशूल सेक्टर में पोस्ट की गई थी, और 1-8 जो गोरखा राइफल्स थी उसको भी स्पोंगुर गैप के आसपास और चुशूल के आसपास इन जगहों पर लगभग 2 कंपनियां गुरुंग में भी इनकी डिप्लॉय की गई थी गोरखा राइफल्स की, और खास तौर से एक कंपनी .5167 में डिप्लॉयड थी जो चुशूल के नॉर्थ सेक्टर में पड़ता है। चौथी कंपनी जो स्पोंगुर गैप के आसपास उसकी लोकेशन थी, और एक बटालियन जो है वो चुशूल हेडक्वार्टर की जो एयरफील्ड थी उसकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट की गई थी, जिसमें खासतौर से एक एडहॉक कंपनी, एक रिजर्व एडहॉक कंपनी भी डिप्लॉय की गई थी, ताकि हमारा जो एयरफील्ड है, एयर स्ट्रिप्स है और हमारा जो हेडक्वार्टर है उसकी सिक्योरिटी हो सके। 13 कुमाऊं जुगर हिल्स के आसपास इस कंपनी को तैनात किया गया था, और खासतौर से जो रेजांगला हिल है उसको इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। 30 इंच मोटार के साथ एक सेक्शन भी इसके साथ काम कर रहा था, और ट्रैक जंक्शन पर एक बटालियन अपॉइंट की गई थी जो हेडक्वार्टर से जुड़ करके काम कर रही थी। हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी भी इसके पास थी, और खासतौर से जो साउथ एरिया था चुशूल का उसकी देखभाल कर रही थी। एक ब्रिगेड के पास जो एयरफील्ड था उस एयरफील्ड में AMK 13 टैंक की एक टुकड़ी तैनात की गई थी उसकी सिक्योरिटी के लिए। इन टैंकों को 25 अक्टूबर को AN-12 एयरक्राफ्ट से, विमान से इनको चुशूल पहुंचाया गया था। ये बड़ा आश्चर्यजनक था क्योंकि इस प्रकार की चीजें पहली बार हुई थी। और इस ब्रिगेड की जो 13 फील्ड रेजिमेंट थी
उसको भी इस एरिया में डिप्लॉय किया गया था, जिसमें एक बैटरी 5 पाउंडर फील्ड गन इसके साथ शामिल थी, और भारतीय पोस्ट नंबर 8, 9, 16 जो काफी हाइट पर थे, जो चीन की सीमा चौकियों की, जो चीन की तरफ 1, 2 और 11 उसकी पोस्ट थी, उससे लगभग 600 मीटर और ऊंचाई पर ये पोस्ट हमारी डिप्लॉय की गई थी। और भारतीय पोस्ट से लगभग 20 किलोमीटर तक का एरिया पूरा दिखाई देता था नीचे तक, अर्थात हम चाइना की कुछ चौकियों को, उनकी गतिविधियों को देख पा रहे थे। स्पांगुर लेक के आसपास जो चाइनीज एक्टिविटीज थी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। चीनियों को भी ये लगा कि जो इंडियन स्पांगुर गैप के आसपास डिप्लॉयमेंट है, उनकी पोस्ट है, वहां से हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइन फील्ड्स ये सब भी बिछा रखी थी, ताकि किसी प्रकार की सीधे हमले होते हैं तो उनको डैमेज किया जा सके। चाइना ने इन चौकियों पर भारतीय चौकियों की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए, अपने को और सक्षम बनाने के लिए, उन्होंने इंडियन पोस्ट नंबर 7, 8 और 9 के अपोजिट जाकर के कुछ अपनी चौकियां स्थापित की थी, जिसको खास तौर से चौकी नंबर 2 बोला जाता है, पोस्ट नंबर 2 बोला जाता है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन पोस्ट नंबर 16 के उत्तर की ओर भी एक अपनी पोस्ट डिप्लॉय की थी, और भारतीय चौकी से करीब 100 मीटर अधिक हाइट पर यह पोस्ट उनकी थी। वहां से हमारे लोग भी दिखाई दे रहे थे, हमारी चौकियां भी दिखाई दे रही थी। इस चौकी से पीछे की ओर भारतीय सेना की गतिविधियां भी लगभग लगभग चाइना वॉच कर पा रहा था। चीनी डिप्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 ब्रिगेड्स 19 राइफल्स कंपनी की, और 3 ब्रिगेड्स की जो 10वीं राइफल कंपनी है, 3 ब्रिगेड्स की 11वीं राइफल कंपनी, यानी 3 ब्रिगेड्स की 3 कंपनियां 9वीं, 10वीं और 11वीं खासतौर से डिप्लॉय की गई इस एरिया में। और अली डिटैचमेंट पोस्ट नंबर 2 पर एक प्लाटून उनका डिप्लॉयमेंट था। 120 मिलीमीटर मोर्टार की एक बटालियन भी, एक बटालियन की एक कंपनी को डिप्लॉय किया हुआ था, पूरी बटालियन नहीं थी, बटालियन की एक कंपनी को डिप्लॉयमेंट किया हुआ था। और खासतौर से 6.2 मिलीमीटर की एक जो आर्टिलरी थी, उसकी भी एक कंपनी जो है डिप्लॉय की गई थी। 10वीं 10वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से सीधे जुड़ी हुई 75 मिलीमीटर रिकॉन्सिलेशन राइफल्स भी की एक कंपनी डिप्लॉयमेंट थी। 3rd कैवलरी रेजिमेंट की 57 मिलीमीटर रिकॉन्सिलेशन गन्स की प्लाटून भी डिप्लॉयमेंट किया होता चाइना की ओर से, और एक इंजीनियरिंग कंपनी भी डिप्लॉयमेंट थी, ताकि माउंटेन एरिया में जो डिफिकल्टीज है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। एक फ्लेम थ्रोवर कंपनी का भी डिप्लॉयमेंट चाइना की ओर से किया गया था, और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन कंपनी भी डिप्लॉयमेंट थी, कि किसी भी प्रकार से अगर एयर अटैक होता है भारत की ओर से तो उसको हम किस तरह से काउंटर करेंगे। अली डिटैचमेंट पर एक और कंपनी बाद में उसने डिप्लॉयमेंट कर दी थी, एक टास्क फोर्स और 3rd कैवलरी रेजिमेंट के मोटार कंपनी को भी बाद में उसने डिप्लॉयमेंट किया था। इसके अलावा 30 कैवलरी रेजिमेंट और 10th जो इन्फेंट्री रेजिमेंट की 3 बटालियन थी, वो उस पूरे एरिया की सिक्योरिटी के साथ साथ उनके हेडक्वार्टर के जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर था उनका, उस तरफ बना हुआ था, उसके लिए भी रिजर्व के रूप में उन्होंने उसको काम सौंपा हुआ था कि जरूरत पड़ने पर इसकी भी सिक्योरिटी आपको करना है, और भारतीय हमले की जवाबी हमले से निपटने का काम भी इनको देखना था। 4th डिवीजन की जो एक टोही कंपनी थी चाइना की, जिनजियांग पॉस, उसको कंट्रोल करना था, और साथ में जो डुंगटी रिवर्स थी उसके आसपास जो इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉय हैं उनको भी देखना था, और चाइनीज सेना के पीछे, आगे या बगल से कोई हमला ना कर सके उसको भी रोकने के लिए इन कंपनियों को डिप्लॉयमेंट किया गया था। उन्होंने एंटी एयरबोर्न रोल्स के लिए भी अपना अलग से कुछ डिप्लॉयमेंट किया हुआ था। आर्टिलरी सपोर्ट ग्रुप भी उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया हुआ था, और 4 120 मिलीमीटर मोटार, 4 76.2 मिलीमीटर की गन्स, एंड 10th रेजिमेंट्स की मोटार कंपनी, और 75 मिलीमीटर की रिकॉन्सिलेशन गन्स। इसके अलावा जो अली पोस्ट के आसपास पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर
11 इस पर बहुत ज्यादा उन्होंने अपने सोल्जर्स डिप्लॉयमेंट किए हुए थे। हवाई हमले के खिलाफ कवरिंग फायर के लिए भी उनके पास पूरी व्यवस्था थी। पोस्ट नंबर 2 पर उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट बटालियंस को पोस्ट किया हुआ था। और इस सेकेंड स्टेज में जो 18 से 21 नवंबर तक का था, चीन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 14 नवंबर 1962 को चाइनीज सीएमसी जो था, उसका जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड था, उसने तिब्बत डिफेंस एरिया में जिनजियांग मिलिट्री कमांड्स को और कोंग फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कमांड को एक टेलीफोनिक मैसेज पास आउट करता है। इस मैसेज में कहा जाता है कि इंडियन पोस्ट नंबर 8, 9 एंड 13 कुमाऊं रेजिमेंट जहां पर विशेष रूप से काम कर रही थी, और पोस्ट नंबर 16 पर जो गोरखा राइफल्स बटालियंस काम कर रही थी, इन लोगों का कब्जा था उस एरिया पर। इन सेनाओं को पूरी तरह नष्ट करने की योजना को क्रियान्वित करने का आदेश चीन के हेडक्वार्टर से मिलता है। इसमें यह भी निर्देश दिया जाता है, बड़ा दिलचस्प है निर्देश, कि पोस्ट को नष्ट करते समय अगर इंडियन फोर्स द्वारा हमारे क्षेत्र में बाहर की तरफ जो आर्टिलरी रेजिमेंट डिप्लॉय किया गया है, उनके ठिकानों पर सीधे हमला ना करें, अर्थात आर्टिलरी रेजिमेंट को ना छेड़े, केवल उन पोस्टों को तबाह करें जहां पर राइफल्स मैन मोटार्स वगैरह पोस्ट की गई हैं। चीनी सेना को यह भी निर्देश दिए गए थे कि यदि वो हम पर हमला करते हैं तो भारतीय सेना पर जवाबी कार्रवाई करनी है, और उस स्थिति में सैन्य कमांडरों को, जो चाइनीज कमांडर हैं, उनको छोटी संख्या में स्पीडली मूवमेंट करना है और अचानक हमले करना है। एक प्रकार से गुरिल्ला वार जैसी टैक्टिक्स उन्होंने अपना रखी थी, जो काउंटर अटैक की स्थिति में। चुशूल में उनके हवाई क्षेत्र में अगर कोई हमला होता है तो यह भी ऑर्डर पास किया गया था चाइना के मिलिट्री कमांड से कि अगर कोई चुशूल सेक्टर में एयर अटैक होता है तो गोले सीमा के बाहर भी गिर सकते हैं और सीमा के अंदर भी गिर सकते हैं, लेकिन चीनी सेना को सीमा पार किसी भी स्थिति में नहीं करनी है। जवाबी कार्रवाई के लिए जब तक हेडक्वार्टर से कोई रिकमेंडेशन नहीं आता है, कोई अप्रूवल नहीं आता है, हमें सीमा क्रॉस करने से बचना है। हमले की योजना क्या थी उनकी? देखिए, हमले की योजना ये थी कि जिनजियांग जो मिलिट्री कमांड था उनका, और जो कोंग फॉरवर्ड हेडक्वार्टर कमांड था, सबसे पहले उसको कहा गया कि भारतीय पोस्ट 8, 9 और 16 को खत्म करना है, पूरी तरह से इसे एलिमिनेट करना है। सबसे अधिक खतरनाक इन पोस्टों को माना जाता था क्योंकि इन पोस्टों पर गोरखा राइफल्स पोस्ट थी और 13 कुमाऊं पोस्ट थी। ये दोनों बड़े लड़ाके थे, इनसे चाइना में डर था, इसलिए इस पोस्ट को सबसे पहले पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने की आदेश दिए गए थे। उसके बाद पोस्ट संख्या 5, 6 एंड 7 को खत्म करने की कार्रवाई के बारे में लिखा था। रेजांगला हिल की मैं बात करता हूं, जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रहा है। रेजांगला हिल की पोस्ट नंबर 8 और 9, जहां पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान तैनात थे, और ये बड़ी मजबूत कंपनी थी जिसकी कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थे, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोनों पोस्टों की रक्षा करने के लिए ये मजबूत 13 कुमाऊं के जवान पूरी तरह से कब्जा बनाए हुए थे। कंपनी का जो मुख्यालय था, उसका जो तीसरी प्लाटून थी, वो दोनों पोस्टों के बीच कोऑर्डिनेट की हुई थी, कोऑर्डिनेशन बनाए रखी हुई थी। और एक इसका जो ऊंचाई पर, हाइट पर एक पोस्ट थी, पॉइंट नंबर 5150, इस पर भी कुमाऊं रेजिमेंट्स के कुछ जवान तैनात थे। और साथ में मोटार और एचएमजी हैवी मशीन गन्स लेकर के कुछ रॉकेट लॉन्चर के भी इसमें ट्रूप्स लगाए गए थे। इनकी कुल संख्या 141 थी। चीनी ऑपरेशन का पैटर्न क्या था, यह समझने की जरूरत है। चाइनीज कमांडरों ने भारतीय पोस्ट संख्या 8 और 9, वही जिस पर मैं बता रहा हूं, कुमाऊं रेजिमेंट 13 कुमाऊं रेजिमेंट मेजर शैतान सिंह की कंपनी जिस पर डिप्लॉय थी। रेजांगला हिल की सुरक्षा के लेआउट की पहले से जानकारी चाइनीज को मिल गई थी। उन पर कितने सैनिक थे, क्या लेके बैठे थे, क्या हाइट है, क्या गतिविधियां है, क्या सपोर्टिंग लाइन है, ये सारा कुछ उन्होंने पहले सर्च किया हुआ था। और उन्होंने रात में मार्च करते समय ये सारी तैयारी कर ली थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने हमले की योजना बनाई।
बहुआयामी हमला करने का फैसला चाइनीज की ओर से किया गया था। पोस्ट नंबर 16 जिस पर खास तौर से गोरखा राइफल्स का कमांड था, कंट्रोल था, उस पर भी उन्होंने पूरी तरीके से आगे बढ़ना सामने से संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले तोपखाने का फायर खोल दिया और उन्होंने आर्टिलरी से उसको डैमेज करने का प्रयास किया। रेजांगला की लड़ाई बड़ी गजब की जबरदस्त थी, पोस्ट नंबर 8 और 9 की। इस पर 3 ब्रिगेड की, जो चाइना की ओर से 3 ब्रिगेड की 9वीं 10वीं और 11वीं राइफल्स की कंपनियां थी, उनको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना ने लगाया था। पोस्ट नंबर 8 और 9 पर कब्जा करने का काम सबसे पहले शुरू किया था। उनके जो अटैकर्स थे, स्ट्राइक कोर्स की बटालियंस थी, उनको 2 समूह में बांटा था चाइना ने। एक नॉर्थ की ओर से हमला करना था, एक साउथ की ओर से घेरेबंदी करनी थी और प्रत्येक की कमांड के लिए उन्होंने क्रमशः 4वें डिवीजन के डिप्टी कमांडर बांग होंगजी को अपॉइंट किया था और रेजिमेंटल कमांड जो है गौ हुआंग के अधीन काम करी थी। गौ हुआंग भी जो है उस स्ट्राइक कोर के एक बड़े हिस्सा थे, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने इस एरिया में काफी डैमेज किया था इंडियन फोर्स को। रेजिमेंटल कमांडर के अधीन 11वीं रेजिमेंट की 7वीं और 8वीं कंपनी भी काम कर रही थी, जो साउथ की ओर से जिसको हमला करने की जिम्मेवारी दी गई थी और इंडियन पोस्ट नंबर 9 पर उसे कब्जा करना था। डिप्टी डिविजनल कमांडर के अंतर्गत जो 11वीं रेजिमेंट की 9वीं कंपनी थी और 11वीं रेजिमेंट की 9वीं कंपनी को उत्तर से दक्षिण की ओर हमला करना था, नॉर्थ पोजीशन से उसे घेरते हुए हमला करना था और इंडियन पोस्ट नंबर 8 को कब्जा करना था। इस प्रकार से जो हमलावर कंपनियां थी वो 17 नवंबर को 8 बजे अपने अपने क्षेत्रों में घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ी, एक उत्तर की ओर से, एक दक्षिण की ओर से, और असेंबली पॉइंट जो था उस पोजीशन पर उन्होंने पहुंचने का पहले टारगेट लिया हुआ था। साउथ की ओर से रास्ता बड़ा लंबा था, कठिन था, उन्हें लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे लग गए थे और वह 18 नवंबर को लगभग 6 बजे के आसपास उन्होंने हमला करने की पोजीशन में अपने आप को ले आ पाए और तब से लेकर के 10वीं रेजिमेंट की 9वीं जो कंपनी थी और जो अली डिटैचमेंट पोस्ट पर पोस्ट नंबर 7 और 8 के बीच उसको टारगेट दिया गया था, उसने घुसपैठ करना शुरू किया और इंडियन पोस्ट नंबर 8 और 9 के उसने रास्ते को, सप्लाई सिस्टम को काटने का काम किया ताकि पीछे से कोई मदद ना मिल सके। इस प्रकार भारतीय पोस्टों को उन्होंने अपनी घेरेबंदी में लिया। थोड़ी देर उन्होंने अपने आर्टिलरी से उसको डैमेज करने की कोशिश किया और आर्टिलरी फायर की कवरिंग फायर में वो अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाते रहे और 18 नवंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 9:15 बजे दोनों दिशाओं से इन चाइनीज फोर्स ने हमारी चौकियों पर हमला बोल दिया। इतनी भयंकर लड़ाई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। दोनों पक्षों में भयंकर गोलीबारी चलती रही, दोनों पक्षों ने भयंकर हिम्मत दिखाई और दक्षिण की ओर से किए गए हमले वैसे नाकाम रहे। उस पोस्ट नंबर 8 पर उनकी कंपनी के कमांडर भी मारे गए चाइनास के। कई घंटों की लड़ाई का नतीजा लगभग 0 रहा। भारतीय कंपनी के कमांडरों ने अपनी पोस्ट नंबर 5300 पर फिर से अपना कब्जा हासिल कर लिया और चाइनीज को यहाँ पीछे ढकेल दिया। पलटवार करने की कोशिश चाइना की बिल्कुल जो है नाकाम रही और बटालियन मुख्यालय की टेलीफोन लाइन को भी काट दी गई, चाइनीज कनेक्शन काट दिए गए, कंपनियों के रेडियो सेट और तमाम चीजें जो काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर दिए थे। लेकिन सी कंपनी 13 कुमाऊं जो अपने दम पे लड़ रही थी, उसका पीछे से पहले से जो चाइनीज कंपनियों ने उसका कनेक्शन काट दिया, उसकी सप्लाई लाइन काट दिया था, उसको पीछे से घेराबंदी कर रखी थी, उसके पास ज्यादा गोली बारूद नहीं बचे थे। उसको कोई सपोर्ट भारतीय सेना के हेडक्वार्टर से नहीं मिल पाया और अल्टीमेटली वो लड़ते लड़ते 10 बजे तक उनकी बंदूकें शांत हो गई और रेजंगला की पोस्ट एक प्रकार से चाइना ने पूरा एलिमिनेट कर दिया। रेजंगला के नुकसान के आंकड़े जो पेश किए गए थे, चाइना की ओर से बताया गया कि 141 इंडियन जवान वहां पोस्ट थे, जिसमें से 136 मारे गए थे और उसमें 5 लोगों को बंधक बना लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, जिसमें बताया गया कि कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भी मारे गए थे और 5 सैनिक जो बंधक बनाए गए थे, बाद में उनको नेगोशिएशन के बाद छोड़ा गया था।
चीनी सैनिकों के ने ये स्वीकार किया कि हमारे 21 सैनिक मारे गए थे और 98 के आसपास घायल हुए थे। हालांकि ये उनके आंकड़े गलत थे। भारतीय सेना ने जो आंकड़े पेश किए थे उन्होंने बताया थे कि उस पोस्ट पर 122 सैनिक मारे गए थे हमारे, और जिसमें 122 सैनिक पोस्ट किए गए थे उस पोस्ट पर, रेजंगला पोस्ट पर। ये इंडियन फोर्स की ओर से बताया गया था, जिसमें 116 शहीद हो गए थे और 6 लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। 1300 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे, ये भारतीय सेना का दावा है, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। मैं बात करता हूं एक और युद्ध की जो गुरुंग हिल पर लड़ी गई थी। गुरुंग हिल पर जो अली क्षेत्र के हिस्से में थे, जिसे पोस्ट नंबर 16 कहा गया, जहां पर गोरखा राइफल से पॉइंट की गई थी। ये गोरखा राइफल जो स्पांगुर गैप के नॉर्थ के एरिया में था, 16 ये पोस्ट बहुत भयंकर लड़ाई लड़ रही थी। इसका जो प्लाटून था ये पूरी तरह से हाइट पर था और 5100 मीटर की हाइट पर यह बैठा हुआ था। इस स्थिति पर कब्जा करने की जिम्मेवारी चीन की ओर से उसकी अली डिटैचमेंट फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स को दी गई थी, जिसने उसके आउटफ्लैंकिंग करना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि हमला हम करेंगे, लेकिन हम हमला गुरिल्ला वार की ओर से करेंगे। एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाया था। टास्क फोर्स की जो चौथी कंपनी थी उसमें 3 सेक्शन थे, 5वीं कंपनी के 2 सेक्शन उसमें इन्वॉल्व किए गए थे। इस प्रकार से पोस्ट नंबर 8 पर भी 2 सेक्शन अलग से भेजे गए और पोस्ट नंबर 1 जो उनकी थी एक सेक्शन अलग से उनमें फिर से उनको शामिल किया गया। कुल मिलाकर के 8 सेक्शन इंडियन पोस्ट नंबर 16 को एलिमिनेट करने के लिए लगाए गए थे चाइना की ओर से, और चौथी कंपनी कमांडर जॉ फुरोंग को इसके जिम्मेवारी सौंपी गई थी हमला करने के लिए। इसे एक भारी मशीन गन भी इन लोगों के पास दी गई थी, और एक 57 मिलीमीटर रिकॉन्सिलेशन गन्स और 8 फ्लेम थ्रोवर्स की प्लाटून थी। ग्रामी जो रेजिमेंट की इंजीनियर कंपनी थी उसकी भी प्लाटून काम कर रही थी, सपोर्ट दे रही थी। और ये सारी लोग मिल करके 18 नवंबर को सुना अर्ली मॉर्निंग लगभग 9:22 पर हमला शुरू करते हैं। और इसके पहले उन्होंने अपने आर्टिलरी फायर से आर्टिलरी सेलिंग करना शुरू करते हैं उस पोस्ट पर। साउथ की ओर से उन लोगों ने घेरने का प्रयास किया, लेकिन गोरखा राइफल्स की कंपनी के सामने उनकी चाल चल नहीं पाई। ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय सेना ने इस हमले को रोक दिया, लेकिन इसमें बहुत लोग हताहत हुए। इसमें चाइनीज बहुत संख्या मारे गए। गोरखा अपनी जमीन पर डटे रहे। चीन ने पीछे की ओर से हमला करने की कोशिश की। 11 बजे फिर से हमला उन्होंने किया, और बार बार हमले के बाद 18 नवंबर को शाम तक चीन अंततोगत्वा इस पोस्ट पर कब्जा करने में सफल रहा। और चीनी इंजीनियरिंग प्लाटून ने हमले में खास तौर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इस हाइट पर जिस तरीके से चाइनीज को डिप्लॉय किया गया था उसमें इंजीनियरिंग कंपनी का बड़ा भारी रोल था। और लगभग गोरखा राइफल के लगभग 50 लोग इस अकेले पोस्ट पर मारे गए थे। बहुत सारे लोग घायल हुए थे। कोई सपोर्ट रेजंगला की तरह इनको भी नहीं मिल पाया था भारतीय सेना की ओर से। इस हमले में बताया गया कि 81 चाइनीज सोल्जर भी मारे गए, तो लगभग 20,000 राउंड गोला बारूद इसमें खर्च हुआ था, और चीनी संचार संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। गोरखाओं की बहादुरी ने चीनियों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। मैं विश्लेषण को वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, चाहे रेजंगला की बात हो या गुरुंग हिल की बात हो, ये दोनों मोर्चों पर लड़ाई में अगर सैन्य सहायता पहुंची होती तो इसका परिणाम कुछ और होता। भारतीय सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन सपोर्ट लाइन इनकी बहुत कमजोर थी, पूरी तरह डिसकनेक्टेड थी। और यही स्थिति कमोबेश सभी पोस्टों पे थी, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर हो चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो। नाकाम और आधी अधूरी सैन्य तैयारियों के बीच हमारे जवानों को जिस तरह बलिदान के लिए विवश किया गया वो इतिहास में दर्ज हुआ है, और सेना को कलंकित किया गया एक प्रकार से। और देश आज तक इन सब चीजों के लिए शर्मिंदा है, अपमानित महसूस करता है। मैं समझता हूं कि चीन को भी इस युद्ध से एक बड़ा सबक मिला था। उसने दोबारा हिम्मत नहीं दिखाई थी। हमारे जवानों ने जो साहस और बलिदान के साथ अपने पोस्टों पर लड़ाई लड़ी, भले वो मारे गए, लेकिन जिंदा रहते उन्होंने अपने सरेंडर नहीं किया, अपने पोस्ट को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और इतिहास में अपने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया। आज मैं इस
एपिसोड को यहाँ विराम देता हूं। आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टीम को उत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।